अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासम है और मैं आपके लिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट का एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इस क्रैश कोर्स में हम 4 चीज़ें सीखेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। तो दोस्तों, इस कोर्स का जो पहला हिस्सा जो कि HTML का क्रैश कोर्स था, वो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ और आज हम इसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है CSS पे। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे गूगल में लिखें सी व्हाट इज़ सी एस एस या कुछ भी व्हाट इज़ सी एस एस, तो इस तरह करके मैं लिख के सर्च कर सकता हूँ। तो ये देखें, विकीपीडिया की तरफ से हमें एक आया कि व्हाट इज़ सी एस एस के स्केलिंग स्टाइल शीट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन मार्कअप इन अ मार्कअप लैंग्वेज। और वो मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ HTML। सो एक के स्केलिंग स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो कि यूज्ड होती है प्रेजेंटेशन के लिए, कि कितने अच्छे तरीके से आप अपनी चीज़ों को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये केस केयरिंग स्टाइल शीट होती है। सिंपल इतना जान लेना आपके लिए इनफ होगा। तो स्टाइल शीट को HTML के साथ कैसे अटैच किया जाए? इसको अटैच करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। 3 ही तरीके बेसिकली होते हैं, 3 ही इसके तरीके हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टाइल शीट को HTML के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं और उस HTML को प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि अभी अगर आप देखें मैं HTML फाइल को ओपन करता हूँ, ये हमारा HTML index.html फाइल थी। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो इट डजंट लुक गुड इतना अच्छा। हाँ ठीक है, कंप्लीट वेबसाइट है, नेविगेशन है, लोगो है, टाइटल है, टाइटल्स हैं, इमेजेस हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, साइड बार है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट इज़ नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली। सो हम इसको प्रेजेंट करते हैं प्रॉपरली CSS को यूज़ करते हुए। बेसिक CSS दो तरह की होती है, एक को CSS कहा जाता है, कुछ 2.5 भी कहते हैं, और एक CSS 3 होती है। ये दो मेजर किस्में हैं CSS की। लिखने के मैं फिर तरीके बताऊंगा, वो 3 ही हैं इनको जिसको लिखने के। लेकिन दो किस्म की CSS होती है, एक को CSS या CSS 2.5 कहा जाता है और एक को CSS 3 कहा जाता है। मोस्टली इनको जब लिखते हैं तो हम इनको ऐसे मिक्सअप करके लिखते हैं कि कलेक्टिवली इसको हम CSS ही कहते हैं, जिसमें CSS 3 एक स्पेसिफिक टैग्स हैं कुछ। तो जिस तरह हमने HTML के टैग्स सीखे, इसी तरह CSS में भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह का होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। तो शुरू करते हैं CSS को। पहला तरीका, उसको कहा जाता है इनलाइन CSS। दूसरा तरीका, उसको कहा जाता है इंटरनल CSS। तीसरा तरीका, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल CSS। तो कितने तरीके हुए? 3, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। याद रखिएगा, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम अभी सबसे पहले कुछ देखेंगे कि जो इनलाइन CSS है वो हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि मैंने HTML में बताया था कि हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ये करेक्टर सेट UTF-8 की, ये लैंग्वेज XXF की। तो इसी तरीके से ये भी एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, कंटेंट एक एट्रीब्यूट है, रेल रिलेशन या जो भी href ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स। तो अब CSS के लिए जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसका नाम है स्टाइल। तो अगर हम बॉडी, ये हमारे पास बॉडी का टैग है, हम यहाँ पे जिस तरह हमने ये करेक्टर सेट लिखा है इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे स्टाइल और एंटर प्रेस कर दें। ये देखें, स्मार्ट एडिटर का अनदर फ़ायदा, आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होती है कलर और एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। जी हाँ, ये कलर, बैकग्राउंड, ये जो इतनी मैं प्रॉपर्टीज़ के नाम लूँगा ना, जब मैं लूँगा ये प्रॉपर्टी है CSS की, तो ये बेसिकली CSS में यूज़ किया जाता है। इसको स्टाइल के अंदर या CSS के अंदर इसको तीनों तरीकों में यूज़ किया जाता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो अभी हम स्टाइल पे काम करें तो मैं कहता हूँ बॉडी में जो कुछ है हमारे पास उसका कलर जहाँ पे हो सके वाइट कर दो, और बैकग्राउंड का जो कलर है वो येलो कर दो। आई थिंक दैट्स, मैं इसको सेव करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली बैकग्राउंड येलो एंड व्हाट अ लवली वाइट कलर फ्रंट एंड। कलर वाइट, बैकग्राउंड येलो। तो ये वो तरीका है स्टाइल लिखने का, ये हमने
इसको कलर वाइट दे दिया, सेमी कॉलन। तो ये एट्रीब्यूट होता है, ये इसका CSS का एट्रीब्यूट है और ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और फिर उस वैल्यू को हम ब्रेक करते हैं सेमी कॉलन से। अगर तो उसमें एक ही वैल्यू लिखी है, सपोज ये लिखी हुई है ऐसे, तो हमें सेमी कॉलन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही कर दें। ये देखें सारा कलर वाइट, दैट्स वाई ये नज़र। लेकिन अगर हम इसी तरीके से आगे बैकग्राउंड सेमी कॉलन लगाए बगैर बैकग्राउंड कलर रेड कर दें, तो ये काम नहीं करेगा, बल्कि वो पिछले वाले को भी ब्रेक कर देगा। ये जो पीछे हमने कलर वाइट लिखा है, देखें हमने इसको भी ग्रीन कर दिया, इसने भी इसको भी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डालूंगा, ये देखें, तो अब ये प्रॉपरली इसने सेपरेट कर दिया कि ये दो एट्रीब्यूट्स हैं इस आई मीन दो इस एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट की ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर। तो ये देखें अब ये रेड मैंने किया था। तो एक तो तरीका होता है इसको ये लिखने का, वाइट लिख दिया। एक तरीका होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जब इसकी वैल्यू R की भी 0255 होती है, G की भी 0225 होती है, 225। इसी तरह B की भी 0 से 225। तो मैं अगर 000 लिख देता हूँ तो ये ब्लैक हो गया, और अगर मैं 255 लिख देता हूँ तो ये टोटली अपोजिट वाइट हो गया। तो इस तरह भी हम कलर की वैल्यू दे सकते हैं। फिर इसके बाद एक होता है RGBA, ए कहते हैं अल्फ़ा, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये 0 से 1 तक होती है और पॉइंट्स में होता है। 0 तो लोएस्ट, ये 0 किया तो द कलर इज गॉन, द टेक्स्ट इज गॉन, बिकॉज उसकी ओपेसिटी या उसके जो अल्फ़ा उसका जो विजिबिलिटी है वो 0 हो गया। तो इसको 1 करूँगा तो दैट इज़ मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम विजिबिलिटी पे। अगर मैं इसको 0.5 कर दूँगा तो आप देखें थोड़ा सा डल वाइट हो गया। तो ये इसकी ओपेसिटी। एक तो हमने कितने तरीके सीखे, 3। एक तो हमने सिंपल वाइट लिखा, एक RGBA। इसी तरह एक चौथा तरीका भी होता है, फोर्थ ही हुआ ना। एक हुआ मतलब सिंपल वाइट, रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक येलो, इस तरह। एक हुआ RGB और एक हुआ RGBA। तो ये 3 हुए। तो फोर्थ वन इज क्या आप हैश साइन के साथ आगे 6 डिजिट नंबर कोई भी लिखते हैं, कोई रेंडमली कुछ भी लिखते हैं 6 डिजिट में। अभी मैं आपको ये बाद में तरीका बताऊंगा इसको कैसे सर्च किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो सेव किया, तो ये देखें ये कलर जो भी था कलर, मुझे नहीं पता ये इस कलर से इस नंबर से कौन सा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस स्कीम में 0 से लेकर F तक लिखते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं है, ABCDEF। मतलब मैं अगर यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो ये ब्लैक, और अगर मैं A लिख देता हूँ फिर F लिख देता हूँ तो ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ब्लैक तो डिफ़ॉल्ट था। तो उसने वो जो 0 यहाँ लिखो ना लिखो, तो एटलीस्ट इसमें तरीका होता है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 इसके डिजिट्स होने चाहिए हैश के बाद। तो मैं 3 दफ़ा FFF लिख देता हूँ। तो अब मैं करूँगा तो अब वो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। अब मैं कहता हूँ 3DF, तो ये देखें 3DF कलर, और मैं एक और 3DFD कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ तो रीलोड करता हूँ, देखिए वापस ब्लैक कर। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर आपने लिखनी है तो 6 लिखेंगे। मतलब आप 3 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ये काम नहीं। तो मैं इसको FD3 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये एक और कलर बना हुआ कलर आ गया। तो इस तरीके से 3 तरीक़ों से हम कलर, 4 तरीक़ों से कलर को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा इस तरीके को हम कहीं पे भी यूज़ करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा टाइटल है, जो H1 का टाइटल है, ये भी इसी तरह हो, मैं इसको भी ऐसे करता हूँ। तो ये तो बेसिकली ऑलरेडी हम बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बॉडी का मतलब है ये हर चीज़ पे अप्लाई होगा। तो बॉडी से मैं ख़त्म करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आप देखिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है H1 के टाइटल पे। तो मैं कहता हूँ ये हर जगह जो जितने मेरे टाइटल हैं ना, ये सारे इसी तरीके से। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने टाइटल ढूंढता रहता हूँ। ये H2 है, पेस्ट, ये H2 है, पेस्ट, ये H2 है, पेस्ट। तो मुझे जहाँ जहाँ H2 मैंने लिखा है और यही H2 में है। तो ये देखें ये बेसिक H3 है। तो मैं H3 पे भी यही लगा देता हूँ, H3 पे भी यही लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमने एक CSS की मदद से, अब आपको सही नज़र भी आ रहा होगा कि टेकिंग ब्लॉक लेवल होता है ये, जो वो फुल विड्थ लेता है। ये देख लें इसने फुल विड्थ ले लिया है। तो ये अब एक चीज़ आप गौर करें
कि हमने जो कलर चेंज किए हैं वो हर लाइन पे किए हैं। ये देखें, ये इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी रीडेबिलिटी जो होती है फ़ाइल की वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है रीडेबिलिटी इसकी। ये उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी जो दूसरे बंदे के लिए। लेकिन ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, बहुत पुराना, अभी भी ये यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी ये सिर्फ मोस्टली ईमेल्स में यूज़ किया जाता है। जो आप ईमेल टेम्पलेट्स बनाते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। वेबसाइट के टेम्पलेट्स में इसको बहुत रेयर यूज़ किया जाता है, बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टिल ये यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरीके में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हमें रिपीटिशन ऑफ कोड हो रहा है, कि हमने एक कलर देना है, उसको बार बार लिख रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, तो अभी तक मैंने चेंजेस की, तो ये होता है इनलाइन तरीका। अब दूसरा हम तरीका देखेंगे इंटरनल। मैं इन सारे को ख़त्म करता हूँ, जो इसका डिफ़ॉल्ट सारा मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये एक्चुअली यही चीज़ मैं सिखाने जा रहा था, तो ये मैंने इसको ख़त्म किया, वापस आ गए। अब दूसरा तरीका होता है कि हम हेड के अंदर, मतलब जहाँ पे हमने हेड को क्लोज़ किया, बैकस्लैश हेड लिखा, इसको क्लोज़ किया, इससे ऊपर एक स्टेप यहाँ पे एक हम टैग लिखते हैं स्टाइल का, ये भी हेड का टैग होता है, और उसकी टाइप टेक्स्ट CSS रख देते हैं। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे, और इसके अंदर अब हम वही काम करेंगे कि मैं बताता हूँ कि जो मेरे, अब ये होता है इंटरनल तरीका। इस इंटरनल तरीके में CSS को यूज़ करने के अब फर्दर 3 तरीके हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल के बाद दूसरा हिस्सा जो है इंटरनल का, ये इंटरनल का हिस्सा है कि इंटरनल ऐसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर और एक्सटर्नल के भी अंदर, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में हम टैग्स को टारगेट करते हैं। मतलब ये जो हेडर टैग है इसको टारगेट करते हैं, कि जैसे हम किसी को रास्ता बताते हैं ना, कि यहाँ से जाओ सीधे, वहाँ से फिर लेफ़्ट होना, लेफ़्ट से होके जाओगे चौक आएगा, चौक से राइट हो जाना, तो तुम अपनी जगह जहाँ जाना है वो पहुँच जाओगे। सेम लाइक दैट हमने इन टैग्स को टारगेट करना है, ठीक है। अब बाद हम बताते हैं भाई जाना है तो साइकिल पे जाओगे तो इतनी मिनट लगेंगे, बाइक पे जाओगे इतने मिनट, पैदल जाओगे तो इतने। ये 3 मतलब मुख्तलिफ मेथड है पहुंचने के। तो इसी तरीके से इन टैग्स को टारगेट करने के भी आगे फर्दर 3 तरीके हैं। जी हाँ, इसको पहला तरीका तो सिंपल ये है कि जो टैग है उसका नाम यहाँ पे लिखें, स्टाइल दो, और स्टाइल स्टार्टिंग में और स्टाइल एंडिंग टैग के दरमियान में यहाँ पे उसको उस टैग का नाम लिखें। मैंने लिख दिया हेडर। उसके बाद करली ब्रैकेट लगाएं और उसको क्लोज कर दें। तो ये होता है टारगेट। ये मैंने अब इसको टारगेट किया, लेकिन अभी मैंने इस पर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की। टारगेट तो कर दिया इसको, लेकिन मैंने इस पर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की। तो इम्प्लीमेंट कैसे मैं करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको चाहे एंटर प्रेस कर दूँ चाहे यहीं पे, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि रीडेबिलिटी रहे। अब इस जगह पे इस लाइन में इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में वही चीज़ मैं लिखता हूँ, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड, सिंपल। मैं इसको रीलोड करना, तो आप ये देखें कि हमारा जो हेडर था वो कम्प्लीटली बैकग्राउंड उसका रेड हो गया, फुल विड्थ, और उसमें जितना टेक्स्ट लिखा हुआ था वो वाइट हो गया। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो ये टैग्स हैं ए वाले, जो हमने LI टैग्स में ए लिखा था, ये वाले ये चेंज नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये, मैं इसको रीसेट करता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जो आपका ब्राउज़र है इस वक्त ओपन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो उसके अंदर कुछ अपनी CSS एम्बेड करता है। जी हाँ, ये जो आपने HTML लिखी है इसके अंदर इस ब्राउज़र ने भी अपनी CSS भी एम्बेड की है। उसको देखने का तरीका ये होता है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, या इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये 2 नाम होते हैं। पे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद एक नीचे विंडो ओपन होती है, या राइट साइड पे या टॉप कहीं पे भी एक विंडो ओपन होती है इस तरह। बेसिकली इस विंडोज़ पे भी मेरा पूरा प्रोग्राम है, कोर्स एक बनाने का, एक लेक्चर, एक पूरी वीडियो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फीचर है डीबगिंग के लिए। मतलब अगर आप किसी बनी हुई वेबसाइट की डीबगिंग करना चाह रहे हैं, उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट एंड फ्री टूल अवेलेबल। और भी हैं, अगर ये आप ब्राउज़र के साथ सबसे बेस्ट तरीके। तो अगर हम देखें यहाँ पे, आप फाइंड करें, ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये जो होम वगैरह ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ए को सिलेक्ट करें, तो ये देखिए यहाँ पे इसने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट CSS दी हुई है, ठीक है।
इसके अलावा ब्राउज़र की अपनी जो सेटिंग्स होती हैं, जो आप यहाँ पे देखते हो सेटिंग्स, इसमें भी इसकी सेटिंग होती है। ठीक है, ये देखें वेब फ़ॉन्ट्स, फिर उसके बाद ये सेटिंग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही होता है। ठीक है, मेरा बताने का मकसद ये है, सिर्फ इतना समझ लेना फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी है कि कुछ सेटिंग्स जो होती हैं वो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेस भी दी हुई है राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से सॉरी, और इसी तरीके से राइट साइड से भी स्पेस है। तो इसको जो स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं। दो चीज़ें यूज़ होती हैं स्पेस देने में, एक होती है मार्जिन और एक होती है पैडिंग। इसके बारे में ये बहुत दोनों आसान और कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक्स हैं कि पैडिंग कैसे देते हैं, कब देते हैं और मार्जिन कब देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में इसको ज़रूर कवर अप करूँगा। तो दोबारा हम इसको लिखते रीडू अनडू जो किया था उसको रीडू करते हैं। तो उसको तरीका ये होता है कि उसमें हम यहाँ पे जब CSS लिखते हैं तो जो कॉमन चेंजेस होते हैं, जो कॉमन मतलब हम अपनी जो साइट को कॉमन कलर्स देना चाहते हैं वो हर एक टैग के लिए अलग-अलग डिफाइन कर देते हैं। मतलब H1 को हमने क्या टैग कलर देना है, इसको बैकग्राउंड अगर कलर देना है तो क्या देना है, P को क्या देना है, div को तो नहीं देंगे क्योंकि div तो मोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो अगर हम div को एक स्टैटिक दे दें कलर या उसको फिर चेंज ना करें तो वो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो div को हम वहाँ पे देंगे जहाँ पे हमने इसको देना ज़रूरी समझा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जी ए जो है हमारे पास जितने भी हैं उनका कलर जो हो वो ग्रीन हो। ये मैंने लिख दिया और इसको रीलोड किया तो वो हमारा वापस आ गया वही रेड और वाइट। और ये देखें ए टैग्स ग्रीन, उनके साथ एक साथ डॉट्स देखें वाइट है, यानी ये वाला जो है ये इसको वाइट कलर इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है, इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे इसको भी वाइट कर देता हूँ, ये देखें अब ये भी वाइट हो गया। सो अब एक और चीज़ के परफेक्ट ये जो वेब सोल्यूशन लिखा है ये हमारा टाइटल नेम है कंपनी की नेम, और ये हमारे पास लोगो है। हम जो अभी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं जो इस HTML में और CSS में अभी तक हमने यूज़ किए हैं वो पाथ हैं, एक URL है एब्सोल्यूट URL lorempixel.com, उनके इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। हम अपने इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोई कलेक्ट करके इमेजेस जो जिसके लिए अब चूँकि ये इमेजेस मैंने लोरम पिक्सल से लिए तो अगर मेरे पास नेट डिस्कनेक्ट होगा तो ये इमेजेस लोड नहीं होंगे। तो इसको सॉल्यूशन एक ये होता है कि इन इमेजेस को आप अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लें और फिर इनको यूज़ करें। एक चीज़ ध्यान में रखिए जब इस तरह का काम करेंगे, जब आप अपने बनाए हुए इमेजेस वेबसाइट में यूज़ करना चाहें तो उसका सबसे अच्छा और पेटेंट तरीका जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये होता है कि ये जो आपका फ़ोल्डर है जो क्रैश, जैसे हमने क्रैश कोर्स का, इसके अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाएं। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, डायरेक्ट सबलाइम टेक्स्ट से बना रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसको अब यहाँ से भी बना सकते हैं, फिर फाइल एक्सप्लोरर में भी जाके बना सकते हैं। न्यू फोल्डर, उसका नाम रखें इमेजेस। वैसे तो आप इस फोल्डर के अंदर भी इमेजेस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसका ये एक नुकसान है कि लिस्ट बढ़ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली आपने जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इमेजेस इसी तरह हम एक और फोल्डर बना लेते हैं CSS का, जिसके अंदर हम जो CSS होगी फाइलें होंगी वो लिखेंगे CSS की। वो हम आगे तरीका देखते हैं, जो तीसरा इसका तरीका एक्सटर्नल का उसमें हम देखेंगे। और एक और बना लेते हैं जे एस या जावास्क्रिप्ट का, तो ये JS का फोल्डर हमने बना लिया। तो ये 3 तरीके बना लिए हमने, 3 फोल्डर बना लिए। अब जो इमेजेस हम यूज़ करना चाहते हैं, हम क्रैश कोर्स के फोल्डर में जाते हैं। अगर ये हमारा क्रैश कोर्स का फोल्डर है, ये इसमें देखें 3 फोल्डर बन गए, ठीक है। तो इसके अंदर हम इमेजेस के फोल्डर में अब अपना लोगो इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में WP लोगो के नाम से ये कॉपी करता हूँ इसको, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे इमेजेस के फोल्डर में ये लोगो आ गया। अब मैं यहाँ पे सोर्स में इसको टारगेट करना है कि मैं ये WP लोगो यहाँ पे लोड करूँ। अब इसको टारगेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट तरीका होता है और एक रिलेटिव। ये जो अभी मैंने यूज़ किया http://lorempixel.com/100, ये होता है एब्सोल्यूट तरीका कि आप पूरा पाथ लिखते हैं रूट से स्टार्ट करके। वो एक अलग चीज़ है कि कैसे आप पाथ देते हैं, पाथ को कैसे तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करके अब देखें इंडेक्स HTML यहाँ पे है और इसी लेवल पे जो इमेजेस का फोल्डर है, तो हम इसमें इमेजेस ऐसे लिख देंगे। अब ये इमेजेस एक फ़ोल्डर है, फाइल नहीं है, तो इसका मतलब है इसको
HTML को बताने के लिए कि भाई ये फोल्डर है, फाइल नहीं है, हम यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे, ये इससे उसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये तो एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने जाना है। अब हम बताते हैं कि भाई इसके अंदर WP लोगो नाम की एक फ़ाइल है जिसकी एक्सटेंशन PNG है, सॉरी, उसको लोड करो, उसको लोड करो। तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके दोबारा रीलोड करता हूँ। तो अब ये देखें ये हमारा लोगो आ गया। अब चूँकि हमारे लोगो का बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसको बैकग्राउंड को वाइट है, ये तो ऑलरेडी वाइट ही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट है, तो इसको ब्लैक ही कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा लोग, अब सॉरी हमें एक टैग को भी वाइट ही करना होगा, मैं इसको यहाँ पे ब्लैक करता हूँ, कर देता हूँ। तो चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक है तो हमें कलर ब्लैक को ये देने की ज़रूरत ही नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है इंटरनल के। यहाँ पे हम टारगेट करने, अभी मैंने बताया कि हेडर को हमने टारगेट किया था, तो सपोज़ अब यहाँ पे डिव है, एक डिव आप देखें, इसके अलावा एक डिव यहाँ पे है, एक डिव यहाँ पे है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे टारगेट करता हूँ डिव को, डिव बैकग्राउंड कलर रेड। जब मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखूँगा कि मैंने क्या देखा कि ये भी रेड है, और ये, हालांकि मैं तो चाह रहा था कि ये सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है इसका, या सॉरी ये वाला जो डिव है ये वाला सिर्फ ये रेड हो, सिर्फ ये ना ये रेड हो ना ये और डिव जो है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं जो कि है टारगेट करना किसी भी टैग को आईडी के थ्रू। आईडी एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी भी, बल्कि हर टैग के साथ यूज़ होता है, जो कि बॉडी के अंदर में बॉडी को इंक्लूडेड होता है, बॉडी को इंक्लूडेड आईडी होता है। हम किसी कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के साथ। जैसे मैं इस के साथ आईडी लिखता हूँ इक्वल टू रेड बीजी बताने के लिए। तो अब इस डिव की इस रेड बीजी को टारगेट करने के लिए मैं लिखूँगा हैश साइन, पाउंड साइन भी कहते हैं, हैश साइन भी कहते हैं, रेड BG लिख के वही कर्ली ब्रैकेट लिख दी, प्रिंट प्रेस किया। अब मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप देखेंगे कि इसका रेड है और किसी डिव का जब रेड कलर नहीं हुआ, जबकि हमारे पास इस वक्त एक, उसको देखते हुए 3 के करीब के 3-4 डिव्स थे, तो सिर्फ उसने एक को रेड किया। तो ये तरीका होता है आईडी। अब ध्यान में रखिएगा कि एक पूरे पेज में, वेबसाइट के एक पूरे पेज में जो लोड होता है उसमें आप यूनिक आईडीज़ यूज़ करेंगे। मतलब मैंने अगर इस डिव को आईडी रेड BG दे दी है, तो मैं अब अगर सपोज़ दूसरी डिव को भी रेड कलर देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दूसरी डिव है, चले फॉर द टाइम बीइंग मैं इस सेक्शन को भी डिव कह देता हूँ, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड कि आपको समझ लग जाए, तो इसको भी मैं डिव कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इस डिव का भी बैकग्राउंड रेड हो जाए। अब इसका आप कहेंगे कि भाई ठीक है, इसको आईडी भी हम लिख देते हैं रेड BG, रन कर देते हैं, ठीक है जी हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देखें, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और न्यू टैब में मैं यहाँ पे W3C मार्कअप वैलिडेशन को चेक करता हूँ। काम तो हो गया, लेकिन मैं इसकी मार्कअप को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ। सॉरी थोड़ा इंटरनेट स्लो है। तो ये देखें, ये एरर आ गया, डुप्लीकेट आईडी रेड। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते आईडी को उसके अंदर HTML, मतलब एक टैग को अगर आपने एक आईडी दे दी है तो आप दूसरे किसी टैग को भी वो आईडी असाइन नहीं कर सकते कभी भी। ये एक एरर है। द फर्स्ट अक्रंस ऑफ आईडी वाज हियर, तो डुप्लीकेट आईडी का एरर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे तो अगर आउटपुट देखी जाए देयर इज नथिंग रॉन्ग, आउटपुट इज देयर, लेकिन ये एक रिकमेंडेड वे नहीं है। आप कभी भी दो आईडी, एक HTML में दो आईडीज यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका फिर ये है कि एक तीसरा मेथड है। एक मेथड तो हमने टारगेट किया ना डिव के साथ, टैग के साथ, दूसरा मेथड हमने आईडी, तो तीसरा मेथड है क्लास का। मैं इस आईडी को क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू रेड BG, फिर मैंने लिखा क्लास इक्वल टू रेड BG। अब क्लास को टारगेट, आईडी को टारगेट करने के लिए हैश साइन या पाउंड साइन,
जबकि क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं। अब मैंने ये लिखा, सेव किया, रीलोड किया पेज को, सेम रिज़ल्ट, नथिंग चेंज, कोई चेंज नहीं है, सेम रिज़ल्ट। लेकिन क्या हुआ, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करके, सॉरी मैं वापस मेन पेज ओपन करता हूँ W3C, यहाँ पे मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। तो अभी देखें इस पर कोई एरर नहीं आएगा। देखा कि डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर और वार्निंग टू शो। ठीक है, कोई एरर नहीं है। आपने 103 लाइंस लिखी हैं, उनमें कोई एरर नहीं है। तो ये साथ साथ एक तरीका होता है चेक करने का कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं वो अच्छी है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी HTML कि कभी भी आप इनलाइन टैग के अंदर ब्लॉक लेवल टैग नहीं लिखेंगे, वो भी एक एरर है। आई एम श्योर आपने याद रखा होगा। तो हमने 3 तरीके सीखे। पहला तरीका कि टारगेट करना टैग के नाम के साथ। दूसरा तरीका टारगेट करना किसी भी टैग को आईडी के साथ, जैसे मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ रैप। तो तीसरा तरीका क्लास के साथ। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ लग गई होगी कि ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम CSS को टैग टारगेट कर सकते हैं, किसी भी CSS को। ठीक है, अब एक चीज़, मैं अपना जो पेज है ये जो बना रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज, अब मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी मैं ख़त्म करता हूँ, ये ठीक है, ये लिखा रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास इस क्लास को भी ख़त्म कर सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था उस पर चले गए। अब मेरा ये इरादा है कि ये हो कि सारे कंटेंट जो भी हों वो दरमियान में यहाँ पे आए। ठीक है, और इसमें इधर भी सब स्पेस हो, इधर भी स्पेस हो। तो इसका तरीका ये होता है, पहला तरीका कि मुझे हर मेन हेडिंग को, जैसे ये मेन है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हेडर और यहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ, एक मतलब फिक्स्ड विड्थ दे देता हूँ। विड्थ एक प्रॉपर्टी है CSS की जो कि किसी भी लेवल ऑफ एलिमेंट को एक खास सर्टन विड्थ असाइन करती है। इसी तरह हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है। अब अगर आप लिस्ट ऑफ CSS सब देखें तो आपको मिलेंगी उनके साथ। लेकिन जो मेनली सीखने वाली, जिनको समझना, जिनको आपने मतलब जिनका आपको बेस्ट प्रैक्टिस, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत कम है। उनमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी है, विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी है, फ्लोट प्रॉपर्टी है, फ्लोट प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद पैडिंग है, मार्जिन है, और उसके अलावा इस तरह की काफ़ी सारी, मतलब 10 आई थिंक 10 और 12 ऐसी ऐसे 10-12 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर सकें, यूज़ कर सकें अपने HTML में, तो आपकी HTML खूबसूरत भी बनेगी और अच्छी भी। इसके बाद जो सबसे पहला होता है कि उसका आप अपने HTML की एक कलर स्कीमिंग बनाते हैं कि जी मेरे एड्रेस इस तरह कलर का होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट ये होना चाहिए, उसका साइज़ इतना होना चाहिए। ये प्री प्लान होती हैं सारी चीज़ें, और मैं जो ये सिखा रहा हूँ ये प्री प्लान नहीं है, बल्कि मैं ये आपको चीज़ें मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें मैंने कोई प्लान नहीं बनाया कि मैं इस किस्म की साइट बनाने जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा आपको दिखाता जाऊँगा, सिखाता जाऊँगा। तो हमने 3 तरीके, अब मैं चाहता हूँ कि इसको दरमियान में लेके आऊँ। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा हेडर विड्थ 9, सपोज 960। उसके बाद आप इसका टाइप बताते हैं कि किस टाइप का विड्थ है, ये पिक्सल है, सेंटीमीटर है, इंचज़ है, EM है, रैम है, ये टाइप्स होती है। तो हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे PX, मैंने ये लिख दिया। तो साथ इसका हेडर को मैंने बैकग्राउंड इधर दे दिया आपको समझाने के लिए, देखिएगा क्या होता है। अब आप देखें यहाँ पे ये स्पेस इसने छोड़ दी, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 960 पिक्सल। अब इसको चेक करने का भी एक तरीका है। इसका एक विंडोज़ का आई थिंक सॉफ्टवेयर है जो मैं मैक में भी यूज़ कर रहा हूँ, JRuler के नाम से। JRuler, ये बेसिकली विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है जो कि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ मैक में। तो मैंने एक एप्लीकेशन की हुई है जो मोस्ट एप्लीकेशन जो विंडोज़ की होती हैं वो उस पर रन हो जाती है मैक में भी, WineHQ के नाम से। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ 0 और यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू करता हूँ और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ।
तो अगर आप गौर करें तो ये 960 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं ये जूम से नहीं नज़र आएगा, विंडो जूम करने का तरीका मुझे इसमें पता नहीं है, तो लेकिन मैं इसको देखें, माउस को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कर्सर प्लस वाले से, तो ये 960, ये देखें 960 एग्जैक्ट फ्रॉम 0 टू 960 है। तो बाकी हमारे पास स्पेस कितनी बची उसको देखने का तरीका होता है ये है कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ 0 को और इसको नीचे लेता हूँ। तो ये हमारे पास 456 पिक्सल जो है ये स्पेस है। तो टोटल 960 प्लस 456 जो भी बनती है तकरीबन 1440 मेरे जो स्क्रीन की विड्थ है वो बन जाती है। तो इस तरीके से मेरे लोगों की विड्थ में अगर मालूम करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ पे रख के माउस को यहाँ पे लाऊंगा, तो ये 180 पिक्सल विड्थ है इसकी। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ समझाना दिखाना मकसद था आपका। ये जे रूलर अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है बताने में कि आप जो यहाँ से, अब मैं देखना चाहता हूँ लोगों के यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, तो ये भी मैं देख सकता हूँ। ये देखें यहाँ तक, तो ये तकरीबन 776 या 780 बनती है। 180 960 है टोटल, तो 960 में से ये माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था एक तरीका। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये तो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, मैंने जबकि कहा था कि ये इधर से भी स्पेस थोड़ी छोड़ेगा थोड़ी इधर से, तो इसका लिए यहाँ पे हम मार्जिन यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी मार्जिन के साथ ऑटो लगा सकते हैं। जब हम भी किसी भी टैग की एक मखसूस विड्थ देते हैं और उसके पेरेंट की विड्थ 100% होती है, और जो उसका चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशन है वो यही होता है कि टैग इनसाइड ऑफ द टैग। जैसे इस लिव के अंदर ये H1 है और इमेज भी है, इस नैव के अंदर UL है और इस UL के अंदर एल है। तो ये पेरेंट चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, ये ए चाइल्ड है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका इस नैव का पेरेंट हेडर है, हेडर का पेरेंट बॉडी है। ठीक है, बॉडी का पेरेंट HTML है। ठीक है, तो इस तरह ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी इसको कहते हैं। तो जब हमने इसको विड्थ दे दी 960 और इसके पेरेंट की विड्थ 100% थी, तो ये क्या करेगा, 100% मतलब 960 से ज़्यादा थी। ध्यान में रखिएगा, 100% डजंट मीन कि अगर वो 800 और मैं इसको विड्थ 960 दे दूँ तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हमेशा पेरेंट की जो विड्थ होगी वो चाइल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, चाहे 20 पिक्सल हो, चाहे 10 पिक्सल ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा हो। तो उसकी मैंने आपको बता दिया था जे रूलर के साथ कि 1440 ऑलमोस्ट थी, या 1430 या 1420। तो 960 मैंने लिखा, मार्जिन मैंने ऑटो दे दिया। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स है ये मूव करके इधर आ गया। आप कहेंगे इसका तरीका तो एक और भी होता है कि यहाँ पे मैं 960 नहीं देता, बल्कि मैं यहाँ पे सेव करके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। तो इसमें भी वही हुआ, लेकिन टेक्स्ट इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर हुआ, लेकिन बॉक्स हमारा वही 100% रहा। और अगर हम यहाँ पे अब विड्थ 960 पिक्सल कर दें तो ये वो फिर राइट साइड पे आ गया, सॉरी लेफ़्ट साइड पे आ गया, और फिर राइट पे ज़्यादा स्पेस। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ टेक्स्ट लाइन सेंटर को सिर्फ टेक्स्ट जहाँ पे हमने सेंटर लेफ़्ट राइट करना हो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि विड्थ दी और मार्जिन ऑटो दे दिया। मार्जिन बेसिकली 3 वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। इस मार्जिन में हम टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट देते हैं मार्जिन, या फिर हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि मार्जिन राइट इतना हो, मार्जिन लेफ़्ट इतना हो, मार्जिन टॉप इतना हो, मार्जिन, अब आप देखेंगे ये सारा ग्रीन, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो ये सिर्फ बताने के लिए था। और कॉलन लगाने के बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे इतना होना चाहिए, मैं लिखता हूँ ऑटो, इधर भी लिखता हूँ ऑटो, इतनी जगह मुझे ऑटो ऑटो, तो मैंने एक ही दफ़ा मार्जिन लिख के उसको ऑटो कर दिया, तो ये चारों साइडों से उसको इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक कर देगा। अगर आपने देखना हो वही तरीका, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और हेडर को क्लिक करें, तो यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड रेड मार्जिन ऑटो में इस एक एरो नज़र आ रहा होगा आपको, पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। यहाँ पे मैं
चेंज नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये ब्राउज़र भी हमें बता रहा है कि अगर आपने सिर्फ मार्जिन लिखा है तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये था मार्जिन का तरीका देने का। अब देखें हेडर भी मैंने सेंटर लाइन, मैं चाह रहा हूँ जो मेन है वो भी सेंटर लाइन हो जाए। तो एक तो तरीका होता है कि मैं यहाँ पे दोबारा मेन लिखूँ और वही चीज़ें दोबारा कॉपी कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रेड की बजाय येलो दे देता हूँ। येलो, सेव किया, रन किया, और ये देखें ये हमारा दूसरा भी उधर ही आ गया। फिर मैं कहता हूँ जो फुटर है वो भी इसी तरह होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुटर, फिर वही चीज़ें कॉपी और रेड की बजाय ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें हमारा फुटर भी, ये देखें सेंटर लाइन हो गया, सारी चीज़ें सेंटर लाइन, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, सारा हमारा जो वेब पेज है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक, फिर आप कहेंगे यार क्या मिस्टेक, हमने जो करना, देखिए रिपीटिशन ऑफ कोड, वी हैव रिटन कितनी लाइंस, 1 2 3 4, अगर आप देखें तो 10 से लेकर 26 तक ऑलमोस्ट हमने 3 3 6 लाइनें रिपीट की हैं, 3 6 लाइन्स हमने रिपीट की हैं। तो इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का एक तरीका तो ये है कि हम इसको दोनों को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और हेडर के आगे कॉमा डाल के मेन लिख देते हैं, फिर कॉमा डाल के फुटर लिख देते हैं। अब इससे भी हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। देखिए सब, लेकिन सारे कलर रेड हो गए, तो हमें तो मेन का कलर येलो चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेन बैकग्राउंड कलर येलो, दिस इज कॉल्ड, और फिर हमने लिखा फुटर बैकग्राउंड कलर रेड, सॉरी रेड तो ऑलरेडी है, ग्रीन। अब वही चीज़ दोबारा आ गई। अब आप देखें कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, सॉरी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा था, बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेड, यहाँ पे बैकग्राउंड येलो, यहाँ पे इस तीन को जब हमने लिखा कॉमा के साथ सेपरेट करके, तो इसने तीनों पे ये वाली 3 प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर दी ब्राउज़र ने, रेंडर करने के बाद पेज को, HTML को उसने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इन तीनों पर इम्प्लीमेंट कर दी। लेकिन जब हमने बाद में ये चीज़ लिखी और उसको कलर डिफरेंट दिया, तो उसने इस कलर पे ओवरराइड कर दिया, इन कलर को मेन के लिए और इस कलर को फुटर के लिए। दिस इज़ कॉल्ड ओवरराइडिंग इन स्टाइल शीट्स। जी हाँ, CSS के स्केलिंग में तरीका ये होता है कि जो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो आपने आखिरी कोड लिखा होता है किसी खास चीज़ को टारगेट करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होता है, ना कि उससे प्रीवियस। सो पहले उसने बैकग्राउंड को रेड किया था, मतलब ब्राउज़र ने जब रेंडर किया, लेकिन जैसे उसको पता चला कि इसके बाद तो मेन का कलर येलो है, उसने इस रेड को क्रॉस आउट किया और ये वाला कलर उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अगर यही चीज़ मैं मेन के अंदर चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल लिख के समझाने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूँ, दोबारा रीलोड करता हूँ, तो ये देखें अब इसका कलर पिंक हो गया। हालांकि हमने 3 4 कलर लिखे, एक कलर मेन के लिए, दूसरा कलर मेन के लिए, और ये तीसरा कलर मेन के लिए। तो उसने जो क्लोजेस्ट पॉसिबल कलर होता है वो उसका, या तो लास्ट आपने उस पर इन लिखा था। अब यहाँ पे बात लास्ट या फर्स्ट की नहीं, यहाँ पे बात आ गई इनलाइन की और इंटरनल की। तो जब आपने एक ही चीज़ के लिए इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल में लिखा होगा एक ही प्रॉपर्टी, तो जो इनलाइन में होगी वो इम्प्लीमेंट होगी। और अगर आपने इंटरनल और एक्सटर्नल में लिखा है, तो वो देखेगा कि पहले कौन सी लोड हो रही है, जो पहले लोड हो रही है उसको क्रॉस कर देगा और दूसरी को इम्प्लीमेंट कर देगा। आइए देखते हैं इसको ब्राउज़र में। तो इंस्पेक्टर इवेंट किया हमने, और यहाँ पे हमने स्टाइल को देखा, जो मेन को ये वाला, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने लोड किया ये वाला, और उसने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, और फिर उसने देखा कि भाई मेन को तो येलो कलर, तो फिर उसने येलो भी यहाँ पे दे दिया और रेड को उसने क्रॉस कर दिया। फिर उसको पता चला भाई एलिमेंट डॉट स्टाइल तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर पिंक है, तो उसने येलो को भी क्रॉस किया और पिंक कलर को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया एंड पे। जिसको कहते हैं प्रायोरिटी या ओवरराइडिंग।
CSS में प्रायोरिटी देना या ओवरराइडिंग करना का ये एक तरीका होता है। फिर उसके बाद बारी आती है कि अगर आपने ये देखें, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ पहले आगे बढ़ने से, कि यहाँ पे मेन को मैंने एक आईडी दे दी रैप की, ठीक है, और एक क्लास दे दी रैपर की, ठीक है। एक, बल्कि मैं दोनों को सेम ही नाम दे देता हूँ क्योंकि इनको टारगेट करने का डिफरेंट तरीका है, तो मैं दोनों को रैप दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट रैप। अब ये हैश रैप या पाउंड रैप ये एक प्रॉपर्टी है और ये दूसरी CSS टारगेट है। अब यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड कलर को ख़त्म करके रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रैप को बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ और इस जगह पे बैकग्राउंड कलर मैजेंटा दे देता हूँ। अब हम पेज को रीलोड करते हैं, तो सोचिएगा कि कौन सा कलर बैकग्राउंड होगा। आया रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, मैजेंटा होगा, या फिर मेन का कलर वो मैंने यहाँ से, चलो इनमें से देखते हैं। इन रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या मैजेंटा होगा। चलिए देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस लिहाज से मैजेंटा होना चाहिए, लेकिन वो ये क्या, ये तो ब्लू हो गया। ब्लू मैंने तो बताया था कि जो हिसाब से एंड पे लिखी होगी प्रॉपर्टी वो होगी, जबकि जहाँ पे रैप की प्रॉपर्टी ब्लू है और उसके बाद मैजेंटा की प्रॉपर्टी, रैप की प्रॉपर्टी जो है वो मैजेंटा है। इसने ये क्या किया, इसने ये किया ब्राउज़र ने कि जो क्लास होती है उसकी प्रायोरिटी कम होती है आईडी से। मतलब जो चीज़ आपने आईडी में दी है वही चीज़ अगर आपने क्लास में दी है उस किसी एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, तो वो जो आईडी में आपने दी है उसको वो प्रेफर करेगा। आई एम श्योर कि आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने यहाँ पे रैप की आईडी दी है और रैप की क्लास भी है, तो वो हमेशा आईडी में उसकी प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस देगा, सेम प्रॉपर्टी को, ना कि क्लास को। बेशक आप इसको उठा के इधर लिख दें, ऊपर लिख दें डॉट रैप, आप समझ रहे होंगे शायद उस ऑर्डर की वजह से कि स्टिल वो उसको, इस कलर को टोटली वो इसको इग्नोर कर देगा। और अब यहाँ पे आता है भाई ये क्या, फिर इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अगर हम आईडी को चेंज ना करें तो इसका एक तरीका होता है कि हम इस मैजेंटा के बाद यहाँ पे एक स्पेस देकर एक एक्सक्लेमेशन साइन के साथ इम्पोर्टेंट वर्ड लिख देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कलर। तो अब ये देखें, अब उसने आईडी को भी ओवरराइड किया। तो ओवरराइड आईडी को क्लास के थ्रू ओवरराइड करने का तरीका ये होता है कि आप उसके साथ इम्पोर्टेंट लिख देते हैं एक्सक्लेमेशन साइन के साथ कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सम पीपल कॉल इट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये आप इसको नॉट इम्पोर्टेंट समझ, अदर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, और या दिस इज़ इम्पोर्टेंट को समझ। अच्छा मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ, इसको सेव करते हैं और मेन के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल लिख देते हैं, वही स्टाइल बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम पर्पल लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये आईडी इवन इस आईडी को भी ओवरराइड कर देता है। मतलब इनलाइन जो स्टाइल होता है वो ओवरराइड कर देता है हर एक स्टाइल को, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, जो भी हो। तो अगर मैं यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ मैजेंटा के साथ, तो अब आप देखिएगा जब मैं रीलोड करूँगा तो उसने ओवरराइड कर दिया जो इनलाइन स्टाइल भी है। तो नॉट दिस इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो बहुत पावरफुल फीचर है। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी की स्टाइलिंग किसी भी वेबसाइट को दे के सेव कर सकते हैं, और जब वो CSS लोड होगी तो वो उस वैल्यूज़ को, उन वैल्यूज़ को वो ख़त्म कर देगी। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, तो दफ़ा लिख दिया, तो अब क्या होगा, कलर ब्लू हो गया। मैं कह रहा हूँ यार नॉट इम्पॉर्टेंट, तो लेकिन अब ये जो है कहानी यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी ये लिखें, अब वो वही आईडी को प्रेफर करेगा। तो ये तो था इंटरनल तरीका CSS को लिखने का। और अब देखते हैं, हम इसी स्टाइल को यहाँ पे लिखा रहने देते हैं बल्कि, और अब हम देखते हैं कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं।
तो उसका तरीका एक तो ये होता है कि हमने एक CSS का फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे CSS की। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक style.css फ़ाइल है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे जाके जो मैंने क्रैश कोर्स का फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर जो style.css फ़ाइल है, इसको यहाँ से ड्रैग करके CSS के फ़ोल्डर में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब ये देखें, अब साफ़ हो रही है जगह, अब ये CSS इधर आ गया। चले मैं एक और काम करता हूँ जाके, ये आपको पढ़ाया तो नेक्स्ट जो को लेक्चर होगा उसमें जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को भी उठा के GS के फोल्डर में रख देता हूँ। तो चलें, अब हमारे पास index.html और index.php बची। तो अब मैं इसको CSS फाइल को लिंक करने का तरीका जो होता है वो लिंक होता है। मतलब हम लिखते हैं लिंक रेल रिलेशन टाइप स्टाइल शीट और एच रेफरेंस उसका एट्रीब्यूट जो है। अब यहाँ पे हम पास देंगे रिलेटिव। तो CSS के फोल्डर के अंदर style.css फाइल है, इसको लोड करो। तो अब ये फाइल हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर व्यू पेज सोर्स करेंगे तो ये देखिए CSS style.css फाइल लोड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो स्टाइल है इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इस स्टाइल को ख़त्म, इस सारे को यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कट करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, style.css में जाके इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैंने रीलोड किया तो देखिए वही स्टाइल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं, जो कलर ब्लू है वो हमें बताता है ब्राउज़र कि ये style.css की लाइन नंबर 20 से लोड हो रहा है। ये भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट एक अच्छा टूल है। तो मैंने आपको साथ ये भी बताया कि जब आप किसी भी टैग को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो CSS होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इसने हमें बताया कि ये जो ब्लू कलर लोड हो रहा है ये style.css की लाइन नंबर 20 पे है। अगर आप यहाँ पे देखें लाइन नंबर 20 पे जाएं तो ये देखिए ये कलर ब्लू है। मैं ये नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ से फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, अभी भी वो ब्लू ही होगा। तो जस्ट ये देखें, अब वो बैकग्राउंड पर्पल हो गया, क्योंकि इनलाइन स्टाइल में उसने प्रायोरिटी दे दी इसको। तो इनलाइन स्टाइल में हमने यहाँ पे लिखा था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये तो था हमारे पास तरीका स्टाइल शीट लिखने का। अब चलते हैं हम, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब हम चलते हैं कि इसको पेज को हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, तो खूबसूरत स्टाइल शीट हमारे पास आ गई। ठीक है, style.css यहाँ पे लोड हो गई। अब हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो बॉडी है उसका मार्जिन भी ज़ीरो कर देंगे। देखें, मार्जिन भी ज़ीरो और पैडिंग भी ज़ीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 0 पिक्सल क्यों नहीं लिखा। जब ज़ीरो है तो नथिंग, नो पिक्सल, इसलिए ज़ीरो। कभी भी जब भी आप मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट कहीं भी अगर आप ज़ीरो यूज़ करें तो ज़ीरो को विदाउट एनी यूनिट यूज़ करें। नो इंचज़, नो पिक्सल, नो PC, नो वर्टिकल विड्थ, नो वर्टिकल व्यू पोर्ट हाइट, नो व्यू पोर्ट विड्थ, ज़ीरो। बॉडी का मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। रीलोड पेज। अब आप देखेंगे तो यहाँ से मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल ये इमेज साथ टच हो रहा है, बट पहले यहाँ पे एक गैप था। फिर उसके बाद मैंने कहा इसको कि भाई अब मैं अपना स्टाइलिंग का काम स्टार्ट करता हूँ। तो हेडर और मेन और फुटर को मैं सेंटर लाइन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। डिव के साथ उसकी आईडी दे देता हूँ रैपर, कि ये हमारे पास डिव है जो कि रैपर है मेरे लिए तमाम पेजेस, सारे पेज का, और उसको मैं ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक रैपर बन गया। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ इसका रैपर बनाने का कि यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा रैपर आईडी विड्थ 960 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। जैसे मैं लिख के ये रीलोड करूँगा तो एवरीथिंग इज सेंटर्ड अलाइन। हमारा जो पूरा ब्लॉक ऑफ HTML कोड है वो प्रॉपरली सेंटर अलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर हो वो पिंक कलर का हो। चलें पिंक कह लेते हैं, जब आप जो ब्लू कलर जो भी सूट करना चाहते तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर। अब एक तो तरीका ये है, एक मैं जो तरीका रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप ये पेरेंट से स्टार्ट करें और चाइल्ड तक जाएं एज। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है कि आपको समझ लगती है कि ये किस चीज़ को, किस हेडर को टारगेट कर रहा है और आपके लिए आसानी पे। मैं ये लिखता हूँ कि
जो मेरे पास रैपर वाला पेरेंट है उसके अंदर जो हेडर है उसको, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे स्पेस जहाँ पे तो इंटर मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप काफ़ी स्पेस है ये देखें, तो ये स्पेस मैटर, लेकिन यहाँ पे ये स्पेस मैटर करती है। अगर मैं इसको साथ जोड़ दूंगा तो ये एक नई आईडी, लेकिन मैंने इसका कहा कि रैपर के अंदर जो हेडर है तो इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेस देनी पड़ी इसको डिफाइन करने के लिए कि भाई हेडर को टारगेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर पिंक, सेव किया, रीलोड किया, तो आप देखेंगे कि अभी उसने सॉरी स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी मेरे से जी, यहाँ पे अब उसने इसको पिंक कलर दे दिया हेडर को। इसी तरह मैं लिखता हूँ कि रैपर के अंदर जो मेन है उसका बैकग्राउंड, अब कलर्स के लिए मैं रेकमेंड करूँगा दो तीन साइट्स हैं। एक है W3 स्कूल, ठीक है, उसको आप ओपन करें और उसमें आप सर्च करें, कलर स्कीम्स देख लें, यहाँ पे रेफरेंसेस में जाएं, HTML टैग, ये देखें HTML के आपको टैग मिल जाएंगे, CSS का रेफरेंस मिल जाएगा, काफ़ी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हमने जो इसमें देखने हैं वो है कलर्स, कलर कोड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि आई थिंक या यहाँ पे हम लिख लेते हैं कलर्स, इसी कलर लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास CSS कलर्स आ गए। तो ये हमारे पास इस तरह के डिफ़ॉल्ट कुछ कलर्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हेक्सेन की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। खुद ट्राई करने का एक और एडोब का भी एक फीचर है, कूलर एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन डॉप कूलर, उसमें आपको कलर स्कीम्स मिल जाती हैं। तो आप उन कलर स्कीम्स को यूज़ करते हो या आप कोई वेबसाइट देखें उसका जो कलर आपको पसंद है उसका हेक्स कोड उठा लें, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, थोड़ी सी लाउड, ये हमारे पास ये ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके साथ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप अपनी साइड पे आएँ तो ये वाला कलर उसने यहाँ पे इसके साथ मैं इसको कलर वाइट कर देता हूँ, इनका बैकग्राउंड को ये कर दिया और इसको ये कर दिया वाइट, वाइट हो गया। तो इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेन जो है वो, जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट राइट। तो अगर आप देखें तो मैंने इस डिव की जो मेन है, मेन के बाद जो डिव है उसके दो आगे पे चाइल्ड हैं, मेन के एक ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है। तो इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ, या क्लास अगर यूनिक है तो आप इसको आईडी दे सकते हैं। इसको कंटेंट की दे देता हूँ, कंटेंट्स की आईडी इसको दे देता हूँ आईडी साइड बार। ये कंटेंट एरिया कह लो इसको, या कंटेंट कह लो, या कंटेंट सिंपल कह देते हैं। तो अब हम इस कोई चेंज नहीं आया, तो अब हमने क्या करना है, CSS में जाके बताना है इसको कि रैपर के अंदर जो मेन की आईडी है उसको फ्लोट लेफ़्ट कर दो और उसको तीसरा हिस्सा मतलब उसको दो हिस्से दे दो, जो हमारे पास मतलब टोटल 960 विड्थ है। तो 960 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास 320 एक हिस्सा आया, उसमें हमने दो हिस्से उसको देने, तो प्लस 320 किया तो 640। तो इसका मतलब है जो हमारे पास मेन है उसकी विड्थ होनी चाहिए 640 पिक्सल और उसको फ्लोट लेफ़्ट होना चाहिए। अब 960 माइनस इसमें से 960 करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो 320 है।
तो इसका मतलब है रैपर के अंदर जो साइड बार है उसको फ्लोट लेफ्ट करो और विड्थ उसको 320 पिक्स। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी भी उसके पैरेलल कर रहे हैं फ्लोट लेफ्ट, तो इस फ्लोट लेफ्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक फ्लोट लेफ्ट भी इनफ होगा। तो यहाँ पे सॉरी एक फ्लोट लेफ्ट आप लगा दें, ये वाला लगा दें। तो आई थिंक वो स्पेस का इशू है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग आ रही है। तो इसको हम 3630 दे दें। तो इसको यहाँ से ऊपर स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगी कोई, रैप सॉरी ये जो है ये रैप के अंदर कंटेंट और साइड बार है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे टारगेट आई थिंक गलत किया। हाँ ये कंटेंट है, मैंने मेन लिख दिया, ये कंटेंट है। ठीक है, अब ये इसको फ्लोट लेफ्ट करना है। पेपर के अंदर रैप है और रैप के अंदर कंटेंट, इसी तरह रैपर के अंदर रैप है और उसके अंदर इसको फ्लोट लेफ्ट कर दो। तो इसके बाद इसको भी तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम दोनों को फ्लोट लेफ्ट करें, तो इसलिए मैं इसको एक और तरीके से करूँगा। यहाँ पे ये विड्थ, अब ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। तो जब बैकग्राउंड कलर दिया और हम फ्लोट लेफ्ट करें तो वो ओवरराइड हो जाता है उससे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गया एक, और इसको भी डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे राइट साइड का है, लेकिन अब मसला क्या है कि ये इधर इसको आना चाहिए, ना कि ये इधर, इसको आना चाहिए ऊपर। तो हम क्या करते हैं, रैपर के अंदर रैप को टारगेट करते हुए इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, और जो कलर हमने यहाँ पे दिया है, कलर पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक, वो यहाँ पे हम दे देते हैं सेम कलर रैप को। फिर उसके बाद हम आप इसको फ्लोट लेफ्ट करके देखते हैं और इसको फ्लोट, मतलब ये जो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट यूज़ करने का तरीका है, ये अगर आप प्रॉपरली मतलब कलर्स के साथ यूज़ करते हैं तो ये बैकग्राउंड जैसे मैंने कलर दिया, अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट कर रहा हूँ यूज़, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। और फिर वो कलर जो है हमें अलग अलग दोनों को देने पड़ेंगे कि इसका कलर ये है, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ से कट करके मैं इसको बैकग्राउंड ये देता हूँ, इसको भी ये कलर दे देता हूँ, अलग अलग है। ठीक है, अब इसको फ्लोट लेफ्ट करें, फिर इसको फ्लोट लेफ्ट करें। अब ये देखें हमारे पास जो है वो सही कलर फ्लोट हो गया। लेकिन एक चीज़ आप गौर करेंगे, कॉपीराइट भी फ्लोट होकर राइट साइड पे आ गया। तो इसका तरीका ये होता है कि फिर आप जो है ना इसके बाद इसको क्लियर करते हैं, मतलब मेन जो हमारे मेन के अंदर जो साइड बार और कंटेंट एरिया जब वो फ्लोट हुआ तो उसने उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी फ्लोट कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट है, यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट नहीं है, तो ये इसने यहाँ तो फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, लेकिन उसकी बाद वाली जो प्रॉपर्टी है जो कि ये देखें इसने इसको भी उठा के यहाँ पे ले आया। तो जब मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट यूज़ करता हूँ और इस पे फ्लोट लेफ़्ट इफेक्ट नहीं होता, और जब मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये वाला फुटर का, ये भी ऊपर चला गया। तो सेकंड फ्लोट के फ़ौरन बाद मैं क्लियर अगर बोथ लिखता हूँ तो क्या होगा कि वो उस फ्लोट को भी क्लियर कर देगा, और लेकिन टेक्स्ट जो इटसेल्फ जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका तरीका ये होता है कि जो नेक्स्ट हमारे पास फुटर का एरिया है ये वाला,
इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ फुटर की, ठीक है। तो इसको मैं फिर जब टारगेट करता हूँ रैपर के अंदर, जो फुटर की आईडी है उसको क्लियर बोथ कर, जो लेफ़्ट और राइट से जो फ्लोट है, अभी तो हमने चूँकि फ्लोट लेफ़्ट किया दोनों को, तो मैं क्लियर लेफ़्ट करता हूँ। तो ये देखो मैं नीचे अगर क्लियर राइट करूँगा, अगर मैं क्लियर राइट करता हूँ तो ये देखें वो फिर उठ के ऊपर चला गया, क्योंकि क्लियर वो कह रहा है कि भाई फ्लोट तो लेफ़्ट पे लगा हुआ है, तुम क्लियर राइट क्यों कर रहे हो, क्लियर भी लेफ़्ट करो। अब कई जगह लेफ़्ट क्लियर, कई जगह हम फ्लोट लेफ़्ट करेंगे, कहीं राइट। तो इसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे बॉडी के बाद, डॉट क्लियर। लेकिन जब अगर हम ऊपर बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी इस पर इफेक्ट करेगी, तो मतलब वो ओवरराइड होगी। तो क्लियर यहाँ पे हम एक डॉट क्लियर के नाम से बना लेते हैं और सिंपल इसको क्लियर बोथ कह देते हैं। तो अब इसका तरीका ये यूज़ करने का, इसको सेव किया, इंडेक्स में गए, यहाँ पे हम क्लास इज इक्वल टू क्लियर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो क्लास होती है वो मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है कॉपीराइट नीचे आ गया और हेडिंग राइट पे, और जो सॉरी साइड बार राइट पे, और जो मेन कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। कंटेंट हमारे पास टोटली पिंक है, इसको चेंज कर लेते हैं। हेडर हमारे पास पिंक था, और जबकि कंटेंट एरिया को और डिफरेंट कलर दे देते हैं, ऑरेंज कलर दे देते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। इसको यहाँ से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये ऑरेंज हो गया, और इसको हम पर्पल कर देते हैं। तो ये देखें हमने इसको। अब आप एक और चीज़ और कर देखेंगे कि ये जो इसका साइज़ है ये छोटा है, जबकि इसका साइज़ बड़ा है, इसलिए कि जो साइड बार है, जो ये वाली साइड बार है, इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा है इसकी निस्बत, तो इस वजह से वो इसका साइज़ छोटा। इसको इक्वल करने के और भी, इसको इक्वल करने के कई तरीके हैं कि ये जो जितनी हाइट है इतनी इसको भी हाइट दे दें, ठीक है। तो वो उसको मतलब अगर हम इसको सपोज करें कि हम इसकी हाइट 100% दे देंगे या ऑटो दे देंगे, लेकिन वो जो है उसके कंटेंट्स के हिसाब से। अब अगर हम इसको, हमें नहीं पता कि मेन कंटेंट्स कितने ज़्यादा होंगे, तो इसका एक तो तरीका ये होता है कि हम इतने ही कंटेंट लिखें कि दोनों साइडों पे पूरे आ जाए, या फिर हम इसका ये तरीका करते हैं कि इसको एज इट इज़, मतलब जैसे ये है वैसे ही इसको यूज़ करते हैं, और हम कुछ कंटेंट ज़्यादा, सॉरी कंटेंट साइड बार में भी ऐड कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये साइड बार में ही मैं LI यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ये साइड बार को कहना स्मॉल गैलरी, ठीक है। और यहाँ से मैं मेन कंटेंट में से जो हमारी गैलरी थी उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो रहा है, सेव किया, और इसका साइज में 100 by 100, और इसको मैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी से ले लेता हूँ। वो ये तो एब्सोल्यूट पाथ है ना, जो मैंने आपको तरीका बताया है वो रिलेटिव पाथ वाला, वो भी आपको समझ आ गया होगा। आप इमेजेस के अंदर इमेजेस अपने कॉपी करके उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास इमेजेस ऐड हो गए, ये अब और भी इमेजेस ऐड होंगे, लेकिन चूँकि वो नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से वो यहाँ पे लोड नहीं हो रहे, लेकिन वो यहाँ पे डेफिनेटली लोड होंगे। ये देखिए 3 इमेजेस हो गए, तो 4 भी होंगे। तो ये इमेजेस का मसला थोड़ा सा रहता है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि हमने इनको साइड से लोड कर रहे हैं रिलेटिव पाथ से। तो अगर मैं यहाँ पे लोगों का पाथ दे दूँ तो वो लोगों का पाथ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऑल्ट में मैं स्मॉल गैलरी लिख देता हूँ, तो ये देखिए स्मॉल गैलरी, जब वो नई इमेज लोड हुआ तो स्मॉल गैलरी लिखा हुआ आ गया। तो ये वो चंद तरीके होते हैं कि हम CSS हम जो सीख रहे हैं, हमने स्टाइल इसको इतना करते हैं। अब हम देखते हैं कि पैडिंग और मार्जिन क्या होता है, ठीक है।
अब ये आप देख रहे होंगे कि अब सबसे पहले हम हेडर को टारगेट करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगो ऊपर आए, सेंटर में हो, और उसके नीचे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आए। तो सबसे पहले तो मैं H1 को यहाँ से कट करके इसके नीचे पेस्ट करूँगा। ठीक है, नीचे आ गया। अब इस लोगो को मैं सेंटर लाइन करना चाहूँगा, तो इसका एक तरीका तो ये है कि सिंपल टेक्स्ट लाइन, वही जो मैंने बताया था सेंटर, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है तो इसको हम कैसे टारगेट करके सेंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक आईडी दे सकते हैं या क्लास दे सकते हैं। मैं इसको आईडी देता हूँ, ओके, इसको आईडी देता हूँ, लोगो की आईडी। अब देखिए इस लोगो के अंदर जो इमेज है मैं उसको टारगेट करता हूँ, वो मैं लिखूँगा रैपर के अंदर जो लोगो है उसके अंदर जो इमेज है उसको मार्जिन ऑटो करता हूँ। मैं इसको रीलोड करा, लेकिन चूँकि उसकी विड्थ मैंने इसको नहीं डिफ़ाइन की हुई, तो डिस्प्ले इसको मैं विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी 150। तो अभी भी वो इसको यहाँ से आगे नहीं लेके जा रहा। इसकी रीज़न ये है कि इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर हम करते हैं तो ये इसकी विड्थ जो पेरेंट है वो इसकी विड्थ 100% दे रहा है, और जो इमेज है जो चूँकि इन लाइन एलिमेंट है, अगर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तब वो सेंटर जाएगा, क्योंकि जो मार्जिन ऑटो वाली प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे इफेक्ट करती है। तो इसके लिए इमेज को ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो होता है वो इन लाइन होता है। तो अब ये सेंटर हो गया। इसी तरह हम लिखेंगे। अब बेशक आप यहाँ पे इसको ख़त्म भी करते हैं, तो साइज बड़ा, वो मैं इसका विड्थ जो है वो 100 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि तो यहाँ पे विड्थ हो जाता है। तो लोगो छोटा हो गया। इसी तरह मैं रैपर के अंदर जो लोगों की बजाय लोगो की डिव है उसके अंदर जो H1 का टैग है उसको भी मार्जिन तो कर दो। ठीक है, अब ये रैपर लोगो और H1, अब चूंकि ये टेक्स्ट है, अब बेशक ये ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये टेक्स्ट है, तो इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। ये इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट इस पर थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग होती है। तो इसका जैसे हमने बॉडी में लिखा, इसी से हम लिखेंगे H1 की जो H2 H3 H4 H5 H6 है उसका मार्जिन पैडिंग 0 कर दी। तो जैसे ही वो 0 हुआ थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो हमने इसको सेंटर लाइन कर दिया। ये हम CSS लिखते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं ना एक और काम करता हूँ। यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप एक अच्छे डेवलपर के तौर पे यहाँ पे कमेंट्स करते हैं। CSS में कमेंट करने का तरीका ये होता है, बैकस्लैश और एक स्टार मैंने ज़्यादा लगा दी सस्म बनाने के लिए, वरना ये तरीका होता है। तो हेडर CSS, तो ये जो हम CSS लिखते जा रहे हैं इसको पता होगा कि ये हेडर की CSS है। इसके बाद जब हम कंटेंट की CSS स्टार्ट करेंगे तो हम उसको लिखेंगे कंटेंट CSS। तो अब हमारे पास ये बचा नेविगेशन। अगर आप वेबसाइट्स देखें, जैसे ये वेबसाइट है, तो इसका नेविगेशन इस तरह है, मतलब जो मूवमेंट है वो इधर लेफ़्ट से राइट है, ना कि टॉप से बॉटम। वो भी मौजूद है यहाँ पे लेफ़्ट। ये भी एक तरीका होता है इसको यूज़ करने का, लेकिन अभी हम इस तरीके को कहते हैं कि हमने इस नैव को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन है। तो सबसे पहले अब हम टारगेट करते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, नेविगेशन CSS। ठीक, उसको बताने के लिए कर रहा हूँ नेविगेशन। तो रैपर के अंदर, हेडर के अंदर जो नैव है उसके अंदर जो UL है और उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, मिस्टेक फिर कलर ग्रीन हो जाए। रीलोड किया अपने पेज को तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद रैपर के अंदर, हेडर के अंदर, नैव के अंदर, UL के अंदर जो LI है वो जो है वो फ्लोट लेफ्ट हो जाए। ये जैसे ही फ्लोट लेफ्ट हुआ तो वो कलर जो है वो ख़त्म हो गया। तो मतलब वो जो बैकग्राउंड कलर था, और साथ ही वो
क्या हुआ कि वो नीचे भी आ गया, तो ये मैं नहीं चाह रहा था। तो इसका मतलब है कि इसको वो डिस्प्ले में इसका चेंज कर देता हूँ टाइप। डिस्प्ले की टाइप्स होती है काफ़ी सारी, ब्लॉक होता है, इनलाइन ब्लॉक, इसके अलावा भी इनलाइन फ्लैक्स और इनलाइन टेबल वगैरह। तो मैं यहाँ पे इनलाइन भी होता है और इनलाइन ब्लॉक भी, तो मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कलर भी वापस आ गया, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो इसके इसके जो डॉट्स है ना, आ रहे होंगे अभी भी। अगर आप इसको, मैं कलर्स का ख़त्म करता हूँ थोड़ी। तो अभी आप देखें यहाँ पे हमने इनलाइन जैसे ही ब्लॉक किया इसको, यहाँ पे आ रही, लेकिन जैसे ही हमने इसको इनलाइन ब्लॉक किया तो इसकी जो वो डॉट्स थे वो हाइड हो गए। तो अब मैं लिखता हूँ रैपर हेडर नैव ULLIE। तो इसका कलर वाइट, पैडिंग 25 पिक्सल्स। ठीक है, इसको सेव किया। तो ये देखें हमारे पास ये इस तरीके, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो नैव के अंदर जो UL है उसके अंदर LI है, ये देखें यहाँ पे जैसे ही डिस्प्ले किया, डिस्प्ले लिस्ट आइटम प्रॉपर्टी खत्म होगी। जिसकी डिस्प्ले लिस्ट आइटम प्रॉपर्टी होगी उसके साथ वो क्रॉस डॉट सा नजर आएगा। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे ये एक आपको अंडरलाइन नज़र आ रही होगी हर एक के नीचे, वो मैं ख़त्म करता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, ये देखें अब नन हो गई। ये कहाँ पे मैंने किया टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल टाइप लिस्ट नन, और सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन ही था, माय मिस्टेक, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन ये जो होती है ये ई पे होती है, एल आई पे नहीं होती टेक्स्ट डेकोरेशन, तो इसलिए लास्ट टाइम कर दिया। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि इसको सेंटर लाइन करना है, तो नैव को मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ उससे ऊपर, नैव मार्जिन ऑटो। तो अब ये वही बात आ गई कि जब हमने नैव को टारगेट किया, और ये देखिए ये तो 100% है, ये भी 100% है। अगर इसको मार्जिन ऑटो करें तो भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये भी ब्लॉक लेवल है। तो इसका तरीका क्या है कि हम इसको ग्रीन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है ए को, और यहाँ पे तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ लाइक। अब ये काफ़ी बेहतर है। और ये इसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको सेंटर लाइन भी करें। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर करता हूँ, तो भी ये सेंटर में, क्योंकि ये मार्जिन सॉरी एल आई पे तो नहीं करना ना हमने यूएल को, तो इसको मार्जिन ऑटो करेंगे, लेकिन इसको विड्थ भी हमें एक देनी पड़ेगी। मार्जिन तो हो गया ऑटो, विड्थ अगर हम 600 पिक्सल दे दें तो ये देखें ये, लेकिन चूँकि कलर हम पूरा चाह रहे थे, तो इसका तरीका ये है कि हम कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो नैव को दे देते हैं, बजाय इसके कि हम यूएल को दें हम नैव को दे देते हैं वो कलर। तो अब हमारा टारगेट अचीव हो गया। वो टेक्स्ट जो विड्थ हमने दी इसको 600, बल्कि इसको और अब अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से बाहर जा रही है विड्थ। खैर एनीवे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम टाइम के साथ साथ कवर करेंगे। तो बेसिक मेरा मकसद था कि आपको इंट्रोड्यूस कराना कि कैसे हम CSS यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें देखी होंगी। तो साथ मकसद यही था कि मैं छोटा सा एक ये ट्यूटोरियल बनाया। इसी तरह फुटर को भी स्टाइल नहीं कर सकते हैं। ये जो टेबल है
इस टेबल को भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सी एस एस के टेबल CSS हम यहाँ पे लिखें टेबल विथ 100%, तो इसको रीलोड करेंगे तो ये लिखें विथ 100% टेबल। फिर इसके बाद इसमें हम यूज़ करते हैं टी हेड, टी बॉडी, TRTHTD, वर्टिकल लाइन मिडल कर देते हैं, विड्थ 100% कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये उसका जितना उसमें टेक्स्ट है उसने उस हिसाब से इसको विड्थ इसको दे दी। इस तरह हम यहाँ पे टेबल को भी टारगेट करें। तो मेरा मकसद यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाना है, बल्कि आपको ये बताना है कि CSS को हम किस तरीके से लिखते हैं। ये एक तरीका मैंने बताया कि रैपर से स्टार्ट करके हम उसको पेरेंट से चाइल्ड की तरफ मूव करते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि अब यही तरीका, अब यहाँ पे अब मैं सपोज मैंने यहाँ पे रैपर के अंदर हेडर को इसलिए टारगेट किया कि अगर हेडर को मैं कहीं और भी यूज़ कर रहा हूँ तो वो इफेक्ट ना हो। लेकिन अगर कहीं नहीं यूज़ हो रहा, मैं यहाँ पे ये पे हेडर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं मेन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं रैप दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कंटेंट दे देता हूँ, साइड बार दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो के अंदर अब IMG कई जगह पे यूज़ हो रहा होगा तो उसको नहीं मैं इफेक्ट करना चाह रहा, लोगो के अंदर H1 को, हेडर के अंदर नैव को, तो सिंपल नैव कहीं और नहीं यूज़ हो रहा तो मैं सिंपल नैव। अब UL 2-3 जगह पे यूज़ हो रही है, साइड बार पे भी यूज़ हो रही है, तो मैं यहाँ पे नैव के अंदर जो UL है उसको टारगेट कर रहा हूँ। ये देखें, तो ये तरीका इसको देखें, सेम कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें ये देखें कि जब हम ओवर करते हैं तो टेक्स्ट ब्लैक हो जाता है और बैकग्राउंड वाइट। तो इसको तरीका ये होता है इसका कि हम यहाँ पे लिखते हैं नैव UL LIA, और एक मेथड होता है CSS को स्टेट्स को, CSS के जिसको सूडो एलिमेंट्स कहा जाता है। CSS की स्टेट्स भी मतलब किसी एलिमेंट की स्टेट्स होती हैं, जैसे इस एक की 3 स्टेट्स होती हैं। एक इसका होवर इफेक्ट होता है, फोकस इसका एक होवर इफेक्ट होता है, एक इसका विजिट इफेक्ट होता है, एक इसका लिंक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम होवर पे करें यहाँ पे तो कॉलन के साथ हम होवर लिखेंगे, कलर इसका ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड इसका वाइट हो जाए। ये हमने ब्लैक को हम Alt 0 0 0 0 लिखेंगे, वाइट को हम 0 0 FFF लिखेंगे और इसको हम रीलोड करेंगे। तो अब आप ये देखें वही, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या हो रही है कि मिस्टेक ये है कि जो हमारे पास पैडिंग है वो तो इस पे लगी हुई है LI पे, तो हम इसी तरह इस A को भी पैडिंग दे देते हैं। लाइन हाइट भी एक तो यूज़ करके दे सकते हैं हम, इसको वही लाइन हाइट हम दे दें। तो एक तो ये तरीका, एक इसका तरीका कि इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद ये जो पैडिंग है ये आप इसको दे दें, कोई चेंजेस नहीं आई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो इफ़ेक्ट है वो ये हुआ कि एक ब्लॉक हमने जब किया जो ULL के अंदर है, तो उसने वो वही काम किया कि वही स्पेस ले ली जो LI ने पैडिंग के साथ दी हुई थी। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक यूज़ नहीं करते के साथ तो ये देखें, ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि ये पैडिंग ले रहा है, इस पैडिंग की वजह से, और इस लाइन हाइट को भी हम सपोज खत्म कर देते हैं तो ये और छोटा हो गया। तो हमने यहाँ पे लाजमी डिस्प्ले जो है इसको ब्लॉक करना है ए को, तो फिर हम इजीली वो टारगेट अपना, अब ये हमारी इसकी और हमारी जो CSS है वो सेम है, और हमने नेविगेशन मेन्यू भी डिज़ाइन कर दिया। तो इसी तरह हम परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लोगोस को वाइट कलर या जो भी कलर देना चाहें। अब बारी आती है फ़ॉन्ट्स की, तो इसी तरह हम जिस तरह ये हम कलर चेंज कर रहे हैं, जिस तरह हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज, अच्छा देखिए यहाँ पे उसने लिस्ट वो स्टाइल ख़त्म किया लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो हम ग्लोबली भी यहाँ पे एक स्टाइल यहाँ पे CSS सॉरी बना लेते हैं, ग्लोबल स्टाइलिंग। ये वो स्टाइलिंग होगी जो ग्लोबली हर जगह पे हमको इफ़ेक्ट करेगी। ये मेन टारगेट के ज़रिए हम करते हैं, मेन टैग्स के ज़रिए, जैसे LI है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टैग नन कर देते हैं, तो यहाँ से भी वो
ख़त्म हो गया। इसके बाद काफ़ी सारे हम यहाँ पे एक और हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी HTML5 में जो मोस्ट यूज़ होती है HTML टैग्स के लिए, ये वाली। तो यहाँ पे हम भी वो दे देते हैं। तो यहाँ पे एक हम बहुत कॉमन सब के लिए प्रॉपर्टी स्टार भी यूज़ करते हैं, और इसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ की विड्थ देते हैं और उसको फिर पैडिंग देते हैं, अगर उसकी पेरेंट की विड्थ और उसके चाइल्ड की विड्थ सेम हो और उस चाइल्ड को हम फर्दर पैडिंग दें, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक डिव जो बॉडी के फॉर्म का डिव एक लगाता हूँ, आईडी को देता हूँ एग्जाम्पल, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये इसके अंदर पी में एक टैग लगा के उसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये पी क्लोज हो गया। अब इसी इन लाइन के अंदर मैं फर्स्ट मैं यहाँ से ये बॉक्स साइज खत्म करता हूँ। तो आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डिव की जो एग्जांपल है इसके स्टाइल दे देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल। क्या हुआ, 300 पिक्सल आ गया इस पर। और इसको मैं बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ। सॉरी बैकग्राउंड रेड दे दिया, ये आ गया। अब मैं जो पी की विड्थ है इसको मैं 100% दे देता हूँ या 295 दे देता हूँ पिक्सल। ठीक है, स्टाइल विड्थ इज इक्वल टू 290 पिक्सल। ठीक है, और मैं पैडिंग दे देता हूँ 25 पिक्सल। अब आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है मैं थोड़ा और इसको 95 कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है यहाँ से, इस रेड से इसको बाहर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टोटल जो 95 प्लस 25 बन रहा है वो 315 या 320 बन रहा है, जबकि हमारे पास टोटल जो पेरेंट की विड्थ है वो 300 है। तो ये विड्थ से ज़्यादा ले रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको 5 पिक्सल जंप कर दें। अब वो कवर हो गया, स्पेस आ गई, लेकिन आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये 25 पिक्सल हो, ज़्यादा हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसका तरीका फिर स्टाइल ये करती है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ स्टार के साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैंने बॉर्डर बॉक्स लिखा उसने क्या किया, ब्राउज़र ने उसने 25 को टोटल जो विड्थ है उसके साथ डिवाइड करके हमें उसकी एक स्टाइलिंग दे दी। अब ये बॉक्स खुद बहुत बड़ा भी हो गया और साथ में उसने 25 हर सर्वर से प्रॉपरली एडजस्ट भी कर दिया। तो ये होता है बेसिकली बॉर्डर बॉक्स को यूज़ करने का फ़ायदा। आई होप समझ आ गई होगी। ये क्या करता है कि ये इस 300 में इसको टोटली ऐड करके बॉक्स की साइज़ भी बढ़ा देगा और उसको बस इस विड्थ और पैडिंग को एडजस्ट भी कर देगा। तो ये था हमारे पास इस तरीका HTML CSS यूज़ करने का। इस तरह हम किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये देख लें यहाँ पे या अब इस तरीके से आ रहा है, हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं सारी ग्लोबल में, हम जो इनपुट है वो डिस्प्ले उनको करो ब्लॉक में। ऐसे मैंने ये लिखा तो उसने क्या किया, उठा के हर जगह पे इसको उठा के नीचे मारा, और इनकी जो बाई डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो 100% है। बाद में जिसकी हमें चेंज करनी है उसको CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो ये देखिए हर चीज़ की विड्थ, ये हमने चूँकि फिक्स कॉलम और विड्थ दिए हुए थे उसके अंदर इंडेक्स के अंदर, तो इस वजह से ये इस तरह नज़र आ रहा है, छोटा नज़र आ रहा है, मतलब बाकी सारे 100% है। इसी तरह हाइट मैं कहता हूँ कि जो इनकी हाइट है बाई डिफ़ॉल्ट वो 25 पिक्सल होनी चाहिए। ये 25 पिक्सल होगी। अब ये मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो हम पर्टिकुलर एरिया में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ।
तो इस तरह हमने इस CSS के इस कोर्स में हमने सीखा कि CSS को कैसे इनलाइन, और हमने एक, चलिए फुटर को भी बजाय इसके एंड करें, मैं यहाँ पे फुटर को भी थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। तो फुटर को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फुटर CSS लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं फुटर की टारगेट करके उसको कहता हूँ विड्थ, तो उसकी ऑलमोस्ट 100% ही होगी। पैडिंग मैं इसको 25 पिक्सल दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा देना, मैजेंटा दे देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये हमारे पास यहाँ पे वाइट स्पेस भी है, वो इस वजह से है कि यहाँ पे ये हमारे पास जो कंटेंट है वो ज़्यादा है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे गैलरी ख़त्म करें तो ये और ऊपर हो जाएगा। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, मकसद आपको समझाना था CSS कैसे इस्तेमाल। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी मैं पैडिंग देना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि मेन के अंदर कंटेंट जो है, ये कंटेंट एरिया है, इसको पैडिंग वही तरीका 25 पिक्सल में पैडिंग दे देता हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं देते, 15 दे देते, लेकिन ये अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप ये देखें हर चीज़ स्ट्रीम। अब ये इमेजेस थोड़े बड़े हैं, इसको मैं थोड़ा इमेजेस को, ये जो मेरे, क्योंकि हमने इसको साइड कंटेंट में ऐड किया था, थोड़ा छोटा कर दिया ताकि अब ठीक है 250 कर दे तो मेरे में ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। ये 500, हाँ ठीक है, क्योंकि 500 एक लाइन में 650 है, तो ये 500 हो जाए, थोड़ा बड़ा इमेज होगा। और ये देखिए, और इसको बाद हम यहाँ पे इसको डिव को टारगेट करते हैं, ID इक्वल टू गैलरी। तो इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं, वही तरीका है इसको सेंटर लाइन करने का जो हमने पहले सीखा। कैसे हम इसको मार्जिन ऑटो कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ये कोर्स सब कंप्लीट करता हूँ। मेरे ख्याल में आपको CSS की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। स्टिल हम इस CSS को यूज़ करेंगे आगे, HTML को भी यूज़ करेंगे आगे जाके, और इसकी मदद से हम जो है जावास्क्रिप्ट में भी CSS को यूज़ करेंगे, इसके बाद PHP में भी यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं काफ़ी हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, और ये एक ही लेक्चर है में मैंने, अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कैसे होती है, कैसे करनी है, तो आप इसी मेरे चैनल में, इसी मेरी वीडियो में नीचे कमेंट्स के सेक्शन में कमेंट लिखें, और आप मुझे, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर आप मेरा फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा बना हुआ, वहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, सबसे जो तरीका आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा, ये मैं इसको देख रहा था काफ़ी देर से कि अगर आप देखें ग्रीन के नीचे ये वाइट स्पेस सी आ रही है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको कवर अप करने का स्टाइल में ही तरीका होता है, कंटेंट में वही है कि एक साइड बार है जी फ्लोट लेफ्ट है, इसको मैं अगर फ्लोट राइट कर दूँ तो ये अब राइट होगी, और यहाँ पे हमारे पास स्पेस, तो ये अच्छी, यहाँ पे तो स्पेस ठीक है। तो इसकी रीज़न, स्पेस की रीज़न ये है कि 630 और 320 टोटल होता है 950, जबकि ये हमारे पास जो विड्थ है वो 960 है। तो हमें इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए अगर हम इसको 635 करें तो इसको 325 कर लें, तो अब ये एग्जैक्टली हमारे पास सही, टोटल कंप्लीटली अलाइन और अच्छी वेबसाइट बन गई है। तो मैं बता रहा था आपको कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड जो आपको मेरी हेल्प चाहिए मैं उसमें विलिंगली आपकी हेल्प करूँगा। आप फेसबुक का मेथड है, व्हाट्सएप का मेथड है, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है, आप इन किसी एक मेथड तरीके को भी यूज़ करते हो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में, किसी भी स्टैक के बारे में, किसकी किसको यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी आप पूछना चाहें। तो यहाँ पे मैं अपना ट्यूटोरियल एंड करूँगा। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी, आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें और वेब डेवलपमेंट की फ़ील्ड में इंटर होके जल्दी से जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकें। अगर आपको HTML और CSS की सही तरीके से समझ आ गई है तो आप अभी से फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं HTML के टेम्पलेट्स। लेकिन इससे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स विज़िट करें, उनके टेम्पलेट्स देखें, उनकी तरह के टेम्पलेट्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि कितना मुश्किल होता है या क्या करना होता है। तो आई एम श्योर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो देखते रहिए मेरा चैनल, क्योंकि नेक्स्ट हम आप जावास्क्रिप्ट पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बहुत जल्द अपलोड करूँगा जो कि जावास्क्रिप्ट पे होगा। तो मैं आपको इसी तरीके से क्रैश कोर्स ही के तरीके से ही जावास्क्रिप्ट समझाऊंगा, कोई सी चीज़ की पूरी डिटेल में। जहाँ मैं ज़रूरी समझूंगा वहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा, और जहाँ पे आपको लगे कि मुझे डिटेल नहीं पता चली तो आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।